नमस्कार सभी को। आज हम संस्कृत ऑनलाइन क्लास में विभक्ति च कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा की परिभाषा क्या है। क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रिया करोति इति कारकम, अर्थात या क्रिया संपाद्यति अथवा यस्य क्रियाया स साक्षात् परंपराया व संबंधो भवति स कारकम इति कथ्यते। अर्थात हम इसको हिंदी में समझे तो इस प्रकार से कहा जा सकता है, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे ही कारक या विभक्ति कहलाते हैं। अब यहाँ पर सारणी के द्वारा कारक और उनकी विभक्ति समझाई है। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की ही और अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये तो कारक और कारक चिन्ह हो गए। इसके साथ में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होगा वो यहाँ पर बताया गया। कर्ता के साथ प्रथमा, कर्म के साथ द्वितीया, करण के साथ तृतीया और संप्रदान के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अपादान के साथ पंचमी, संबंध के साथ षष्ठी और अधिकरण के साथ सप्तमी और संबोधन के साथ में संबोधन का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब आते हैं विभक्तियों के प्रकार की। विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो विभक्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। अब हम देखते हैं कि कारक विभक्ति किसे कहा जाता है या कारक विभक्ति क्या होती है। सबसे पहले कारक विभक्ति को हम समझेंगे कि कारक विभक्ति क्या है। कारक विभक्ति जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है। क्या बताया गया है कि जिस विभक्ति का प्रयोग क्रिया के चिन्ह के आधार पर किया जाता है या जो क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है और जिसमें सामान्य नियम लगते हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे तुमने पत्र लिखा। अब यहाँ पर तुमने पत्र लिखा तो इसकी संस्कृत हो जाएगी त्वम पत्रम अलिख। यानी यहाँ पर हमने हिंदी में वाक्य बनाया तुमने पत्र लिखा तो इसकी संस्कृत हो गई त्वम पत्रम अलिख। यहाँ पर तुम के साथ में चिन्ह है ने, जो तुम है उस तुम के साथ में ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो ने है, अतः त्वम में प्रथमा व्यक्ति और जो त्वम है उसके साथ में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हुआ है तो प्रथमा व्यक्ति लगी है। अब यहाँ पर अगला उदाहरण हमने लिया है श्याम कलम से लिखता है तो यहाँ पर श्याम हो गया कर्ता, कलम से यहाँ पर हो गया कारक चिन्ह और लिखता है इसकी हो गई क्रिया। तो यहाँ पर इसकी संस्कृत पड़ेगी श्याम, यानी कि कर्ता है, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है तो हम प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे। अब कलम से लिखता है, कारक चिन्ह का प्रयोग करना है तो से कर्ता ने कर्म को करण से के साथ में करण के साथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पर कलम में हमने तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया तो यहाँ पर बन गया कलमेन। और लिखती कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया हो गई लिखती, यानी कर्ता हमारा प्रथमा व्यक्ति का है तो हमारी क्रिया भी यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति की हो गई। फिर अगला उदाहरण हम देखते हैं राजा गरीब के लिए धन देता है तो इसकी संस्कृत हो जाएगी नृप निर्धनाय धनम यच्छति। राजा धन निर्धन के लिए धन देता है तो राजा की संस्कृत नृप और गरीब के लिए निर्धनाय के लिए। अब यहाँ पर गरीब क्या है, कर्म हो गया और यहाँ पर जो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो है के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति लगेगी। तो चतुर्थी व्यक्ति लगाने पर यहाँ पर इसकी संस्कृत हो जाएगी नृप निर्धनाय धनम यच्छति। राजा गरीब के लिए धन देता है। अब दूसरी विभक्ति आती है उपपद विभक्ति की। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं या उपपद विभक्ति क्या होती है? उपपद विभक्ति जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगा करके कोई विशेष विभक्ति लग जाए उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। क्या बताई गई इसमें परिभाषा? जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगा करके उसकी क्रिया
ते जो चिन्ह है उसके अनुसार विभक्ति ना लगा करके कोई विशेष विभक्ति लग जाए या विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं या उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, तो इसकी संस्कृत जब हम बनाएंगे तो बन जाएगा अब विद्यालय। तो विद्यालय के चारों ओर, यहाँ पर विद्यालय के चारों ओर लिखा गया है, तो यहाँ पर विद्यालय में कौन सी व्यक्ति लगेगी? द्वितीय व्यक्ति, क्योंकि चारों ओर को संस्कृत में कहते हैं परितय। और जहाँ पर ये परितय शब्द आता है तो परितय के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो शब्द हो जाएगा विद्यालयम परितय। अब पेड़ हैं, वृक्षा सन्ति, तो हमारा वाक्य बन गया विद्यालयम परितय वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। अब हमारा दूसरा उदाहरण आता है, गांव के निकट नदी बहती है। गांव के निकट नदी बहती है। अब जब हम संस्कृत में इसका वाक्य बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा, गांव को बोलते हैं ग्राम। अब के यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया, नदी बहती है, नदी यानी नदी और बहती यानी बहना, यानी संस्कृत में निकट को बोलते हैं निक्सा और निक्सा के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। नदी को नदी और बहती को है बहती। तो यहाँ पर हम जब वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा ग्रामम। के कारक चिन्ह है और के योग में, यानी कि के कारक चिन्ह है और निक्सा आया है, निकट को निक्सा बोलते हैं, तो निक्सा के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो गया ग्रामम निक्सा नदी बहती। फिर अगला उदाहरण है तीसरा, वह आँखों से अंधा है। वह आँखों से अंधा है। अब इसकी जब संस्कृत बनाएंगे तो वह को स, आँखों को नेत्राभ्याम, बहुवचन है, तो आँखें हमारी दो आँखें हैं, इसलिए यहाँ पर आ गया नेत्राभ्याम अंध अस्ति। वह नेत्राभ्याम अंध अस्ति, अंध अस्ति। फिर आता है यहाँ पर कुछ कारक चिन्ह दे रखे, कुछ उपपद विभक्तियाँ दे रखी हैं जिसके साथ में इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिना, पृथक, अधि, ओप, अभि, अंतरा, हाँ, उभयत, अभितय, परितय, सर्वतः, दिक्, अद्यादि, उप्योपरि, अधो, अधः, निक्षा, हा, प्रति, कालवाची व मार्गवाची शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति लगती है। फिर आता है पृथक, स, साकम, सार्धम, समम, समानता व सदृशवाची शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति व षष्ठी व्यक्ति अंग विकार व हेतुवाची शब्दों अलम के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर रुच, कथ, दा, क्रुद्ध, दुह, ईर्षा, स्पृश, प्रति, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा आदि के योग में चतुर्थी व्यक्ति लगती है। फिर भय, पृथक, विना, प्रा, भू के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह पंचमी व्यक्ति लगती है। ये थे हमारा कारक चिन्ह का टॉपिक। धन्यवाद।